9th क्लास की कृतिका के अध्याय नंबर सेकंड के अंदर हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 16 नंबर पेज के ऊपर हमने पढ़ा था। हमने जो आखिरी पैरे से पहले तक पढ़ लिया था बच्चों, जिसमें लेखिका बता रही है कि किस प्रकार से घर के अंदर उनकी माँ का प्रभाव था। जो लेखक की माँ थी वो किस प्रकार से जब उनकी नानी के द्वारा जब उनका विवाह एक होनहार पढ़े लिखे युवक से किया गया और वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके बाद पुश्तैनी धन दौलत उनके पास थी नहीं। पुश्तैनी मतलब अपने माता पिता से प्राप्त, यानी अपने जो पूर्वज थे उनसे या पैतृक संपत्ति जैसे कहते हैं हम, वो सब उनके पास थी नहीं। तो लेखक क्या कि माता अपनी माँ और जिस प्रकार से उस समय भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और उस समय गांधी जी भी आंदोलन के स्वरूप अपने अनेक प्रकार के विचार मतलब रखे थे और उन विचारों को मानने के लिए वो मजबूर भी थी, क्योंकि माँ भी उनका यही चाहती थी कि उनके जो पति हो उनकी बेटी का जो पति हो वो एक देशभक्त हो। तो इस तरह से वो गांधी जी के विचारों को मानने के लिए भी मजबूर थी। तो उनका शरीर हमने देखा पड़ा था इसमें तो बड़ा दुबला पतला था, जिससे कि उसको वो जो खादी की साड़ी पहनती थी उससे भी बड़ी उसको मुश्किल होती थी, पहनने में बड़ी कठिनाई आती थी। और घर के अंदर उनके ससुर थे, उन्हीं का दबदबा था या सब कुछ उन्हीं की चलती थी घर के अंदर। इस तरह से हमने देखा और फिर देखा कि घर में किस प्रकार से माँ का भी कितना अत्यंत प्रभावशाली प्रभाव था उनका, कि वो जो जैसे कहती वैसा ही होता। लेकिन यहाँ पर लेखिका अपनी माँ की प्रशंसा करती हुई कहती है कि वह अत्यंत एक सुंदर स्त्री थी, ईमानदार थी, सत्यप्रिय भी थी और हर तरह से किसी के पक्षपात भी वो नहीं करती थी या निष्पक्ष थी। और कामकाज के लिए उसको कभी कुछ नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो इतनी दुबली पतली थी कि ऐसा लगता जैसे कोई वो कार्य कर ही नहीं पाएगी। उनकी सलाह ली जाती थी क्योंकि वो एक ईमानदार स्त्री थी और हर तरह से उसका जो दिमाग से भी बड़ी तेज थी वो, तो सलाह देने में वो उनको इसको महारत थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी और घर का काम भी वो कुछ भी नहीं करती थी। हमने इसके बारे में ही पढ़ा था कि वो घर के अंदर काम भी कुछ नहीं करती थी। तो इस तरह से वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू के रूप में वो एक तरह से वो कार्य वो नहीं कर पा रही थी। उन्हें इन कामों में रुचि भी नहीं थी, ऐसे कामों में जो उनको घर के काम जो करने हो, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना हो या और घर के काम काज देखे, ऐसी उनकी रुचि नहीं थी। वो सब कुछ बिस्तर पर बैठे बैठे करती थी। स्वतंत्रता के प्रति उनके गहरे प्रेम तो था, उन्हें स्वतंत्रता चाहती थी हर तरह से। हमारा देश हर प्रकार से वो आज़ादी भी चाहती थी, तो उसी आज़ादी के अनुरूप वो अपना आचरण कर रही थी। और घर में कामकाज न करने के कारण भी उसका कोई अनादर भी नहीं करता था, क्योंकि उसके सब एक तो उसके शरीर को देख कर नहीं बोलते थे और दूसरा वो एक शालीनी स्त्री भी थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। और ऐसे ऐसे गुण थे जिनमें एक तो वो अच्छे खानदान की बेटी थी और एक वो कभी झूठ भी नहीं बोलती थी। बच्चों हमने इसमें जो पढ़ाई था झूठ भी नहीं बोलती थी और वो एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर भी नहीं करती थी। तो वो तो हमने यहाँ तक तो पढ़ा था कि किस प्रकार से वो इस तरह से करती थी। तो आगे हम पढ़ते हैं पहले के कारण, वो तो अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, और बाहर वाले भी उनको बहुत सारे दोस्त थे उसके, और दूसरा उसके घर वालों से भी उसे आदर मिला हुआ था। और दोस्त भी हमारी भी थी, माँ की भी भूमिका हमारे पिता बेखूबी निभा देती थी। मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे नहीं पूछता था। यानी उनकी माँ की बात हो रही है, लेखिका अपनी माँ से कह रहा है, उनके बारे में कह रही है कि अगर उनकी कुछ चिट्ठी पत्री आती तो कोई भी उससे नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की चिट्ठी हो। तो बच्चों हम आगे पेज नंबर 17 पे देखते हैं, पेज नंबर 17 पे देखते हैं। देखिए बच्चों, चाहे वो उसकी बहन की हो, चाहे किसी दूसरे के नाम की क्यों न हो, माँ या जाने को बेहाल हो,
हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। यानी माँ तो बड़ी बेहाल हो जाती थी कि ऐसा कि वो अभी तक बीमारी से निकली है कि नहीं निकली। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के साथ रहते हुए हर व्यक्ति को अपना निजता बनाए रखने छूट थी। इसी निजता कहते हैं बच्चों अपनी, यानी अपना और जो निजी यानी व्यक्तित्व कह सकते हैं, या पर्सनल जो वर्क हमारा होता है, या पर्सनल जो हम छूट कह सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से कहा गया यहाँ पर। उसी निजता बनाए रखने की फायदा उठाकर हम तीनों बहनें छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब अपने हर प्रकार से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे, और हम इस प्रकार की छूट से हम बड़े मतलब स्वतंत्र ख्याल होते गए, स्वतंत्र हमारे विचार बनते गए। लीक से किसके, लीक से मतलब जो पुराने समय से जो चली आ रही थी रीति रिवाज थी, उससे हम हटकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गिनीमत रहती। गिनीमत मतलब कहते हैं बच्चों कि ऐसा होता रहता, अगर ऐसा होता तो हम निश्चित रूप से ऐसा कर लेते। तो लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि हम अपने इस लेख से यानी परंपरा से हटकर कार्य कर रहे थे, और इतने से हम उस अगर वहाँ तक अगर संभव होता या सुनिश्चित होता तो हमें ये सुना चल जाता, लेकिन हम तो उससे भी हटकर कर रहे थे। आगे देखिए बच्चों, जिन्हें कतार में चलने का शौक था, यानी कि जो रीति रिवाज या परंपरा में जो चलता रहता है वो ऐसा कर सकता है, पर हम अपनी एक परदादी भी थी जो कतार से चलने का जो इससे शौक था, लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल कहते हैं अनुग्रह यानी दया, यानी ईश्वर की दया से अगर ऐसा कुछ हुआ, यानी खुदा के फजल से मतलब ईश्वर की दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा अगर धोतियाँ हो जाएगी तो तीसरी दान कर देगी। यानी इस तरह से वो भी एक अपनी जो धुन की पक्की थी, यानी जो लेखिका है वो अपनी दादी के बारे में बता रही है। इस प्रकार से वो भी एक तरह से अपनी लकीर की फकीर थी पक्की। जैन समाज में अपरिग्रह, तो अपरिग्रह किसे कहते हैं बच्चों, संग्रह नहीं करना, यानी कुछ भी संग्रह नहीं करना, यानी कि जितना पास में आता जाए, अगर हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास आ जाए तो उसे क्या कर दो, दान कर दो। यानी इस प्रकार से वो इस तरह से मान रही है कि हमारे पास जो भी हो हम उसे दान कर देना चाहिए। कि सनक बिरादरी, और सनक कहते हैं जिद, जिद की वो पक्की थी बिरादरी में हरकत नहीं मानी जाती थी, यानी जिद उस बिरादरी में बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, यानी जब अपनी यहाँ पर अपनी माँ के लिए कहा जा रहा है कि अपनी मेरी माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो मेरी दादी जो थी उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पतों का अगर पहला बच्चा लड़की हुआ, मतलब पहला बच्चा लड़की हो, यानी पहला बच्चा लड़की हो। देखो बच्चों उस पुराने जमाने के अंदर लड़कों को बड़ा महत्व दिया जाता था, पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था उसमें। और जब उस पुराने ज़माने में भी देखो पोतों को जो अगर मान लो अगर वो कह रही है कि मेरे जो बहू है, जो पोते की बहू है, वो उसके जो पहला बच्चा हो ना वो क्या हो, लड़की हो, तो यह गैर रिवायती मन्नत मांग कर, यानी उस समय ऐसी मांग नहीं होती थी, या ऐसी मांग या ऐसी इच्छा नहीं रखते थे, सभी लड़के को ही चाहते थे। अगर लड़की हो जाती तो बड़ा अफसोस, बड़ा दुख प्रकट किया जाता। इस प्रकार का मतलब उस पुराने जमाने का समय था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार से मांगा जा रहा था। माकरी उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। पोशीदा मतलब आपस में, यानी आपस में दोनों के बीच न रखकर सरेआम सबके पूरे घर के अंदर कह दिया अभी हम मेरी पोते अगर जो बहू है, पोती बहू है उसके हो तो क्या हो, पहले बच्ची हो, एक लड़की का ही जन्म हो। यानी इस प्रकार से उन्होंने अपने भगवान और अपने बीच में रखकर पूरे घर के अंदर ही एक तरह से ढिंडोरा पीट दिया कि जो हो तो ऐसा ही हो, इस तरह से करते हुए। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मान लो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों कि किस तरह से वो मन्नत की मांग पड़ा, फिर चैन भी नहीं पड़ा, तो भगवान बीच में न रखकर सरेआम उन्होंने ऐलान भी कर दिया। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए, यानी कि लोग जिन्होंने जितने भी आसपास के पड़ोसियों ने घर के अंदर जितने सदस्य सबने सुने तो सबके मुँह खुले के खुले रह जाना, मतलब अवाक रह गए, सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ये दादी आज क्या कह रही है।
उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने मिली। फितूर मतलब उसकी ऐसी आदत या इस प्रकार की सोच की उन्हें कोई एक वाजिब यानी तो मुख्य रूप से कोई वजह नजर नहीं आई कि दादी आज ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा तो इस तरह ऐसा क्यों चाह रही है वो, यानी इस प्रकार से आज उनके मन में ऐसा क्या आ गया कि जो आज पोते की जगह है वो इस तरह से मालूम कह रही है, यानी इस तरह से यानी एक छिपा हुआ जो मालूम रूप था उसको उन्होंने आज प्रकट कर दिया। यानी जो भगवान की मन्नत मांगी थी, छुपी जो बात थी, लेकिन वो भी उन्होंने अपने तक नहीं रखी, वो भी सबको सरेआम बता दिया। तो सब इस तरह से सभी अवाक रह गए। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई थी, ऐसा भी नहीं था कि खानदान में पुश्तों से मतलब जो पुराने जो पूर्वज थे उनकी भी कन्याएं पैदा हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। तो माँ जी जैसे कोई कन्यादान के पुण्य का कर्म जैसे कमाना चाहती हो, इस तरह से वो चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी को भी बहनें मौजूद थी, यानी सब के बेटियां तो थी, दादाजी के उससे भी पहले दादाजी के। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, पर यह बात अवश्य थी कि जिस भी मान लो जो भी मान लो बेटे थे, मान लो पीछे या घर के अंदर कोई भी जैसी पहले संतान होती वो बेटे के रूप में होती थी। तो यहाँ ऐसा जरूर था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर, तो बदस्तूर किसे कहते हैं, नियम से, यानी ऐसा नियम था कि वो मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, यानी मन्नत मांगती रही, दुआ मांगती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, मतलब पूरा का पूरा गांव इसको जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। जैसे तो यहाँ पर सीधा साधा तार जुड़ा हुआ क्यों कहा बच्चों, क्योंकि जो भी दादी यानी कि जो अपनी मन्नत रखती या मांग करती वो हमेशा ही पूरी हो जाती। यानी संयोग ही ऐसा था कि जो दादी कहती या जो प्रार्थना करती वो संयोग से वो पूरा भी हो जाता। तो इसलिए यह माना बेतार का तार, यानी कि जो भी अपनी दुआ रूपी जो तार तुम नानी भेज ये जो दादी थी वो भेज देती तो उनकी सुनी जाती। तो इधर वह तार खींचती उधर तन से तथास्तु बजता, यानी इधर से जो भी वो तार खींचती जैसे जैसे प्रार्थना कर रही हो, यानी घंटे बजाती मंदिर की, उधर ही जैसे भगवान ने कह दिया हो तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। तो मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, यानी मर्तबा यानी कि दादी ने बस मन में ठान ली कि मेरे जो गोद में आएगी तो वो पोती ही आएगी, वो पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की यार जो किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा, यानी कि जो मेरी माँ थी उसकी जो प्रार्थना थी वो किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा, मतलब उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा। गुमान कहते हैं बच्चों अंदाजा, अनुमान, अनुमान नहीं रहा होगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया 17 नंबर पेज तक। अब आगे हम पेज नंबर 18 पे चलते हैं। पेज नंबर 18 पे देखिए, लड़की की गैर वाजिब जुस्तुसुन, यानी इस प्रकार से लड़की की जो जुस्तुस थी यानी जो उनको मतलब इच्छा थी, जुस्तुस तो कहते हैं वो तो उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है इच्छा, और गैर वाजिब कहते हैं अनुचित, या मतलब कह सकते हैं जो उन्हें अच्छा न लगता हो, यानी उनको न अच्छे लगने वाली वो उनकी इच्छा सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं, पूरी 5 कन्याएं, मतलब जब दादी जी ने, जो लेखक क्या कह रही है कि जो मेरी माँ थी उनके लिए सब जो पहली संतान पहले लड़का होता आ रहा था सभी के खानदान में, लेकिन उन्होंने पहली बार पोती, कभी मेरे अब की बार पहले पोती ही हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना की। और भगवान ने जब ऐसी मान लो इच्छा उनकी सुनी जो अनुचित इच्छा थी, यानी पहले ऐसा नहीं होता था और अब की बार वो कुछ अलग से मांग रही थी, तो भगवान भी अफरा तफरी में आ गए, यानी हड़बड़ाहट में आ गए, विचार शून्यता आ गए, बिना सोचे समझे उन्होंने वो तथास्तु कह दिया। तो इसका मतलब हुआ कि एक नहीं दो नहीं पूरी 5 कन्याएं एक साथ एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, मतलब कोई भी नामी अगर चोर हो वो भी अफरा तफरी में यानी कि विचार शून्यता आ जाता, वो भी नहीं सोच पाता कि क्या करूँ ना क्या न करूँ। तो भगवान की काम मजाल थी कि वो उनकी बात टाल दे।
मांझी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि एक इस प्रकार की एक बार एक घटना भी घटी थी, जिसमें मान लो ये जो दादी जी थी और एक चोर था, उनकी ऐसे एक कहानी है। तो यहाँ पर वो चोर के दीदार कहते हैं दर्शन की खुशनसीबी भी हाथ आई थी कि मुझे भी एक दादी और चोर का ऐसा किस्सा था जो मैंने सुना था, या जो वास्तविक घटना घटी थी। तो बच्चों यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर लेखिका बता रही है कि चोर को जब दादी ने देखा था, दीदार मतलब दर्शन दर्शन किए थे, देखा था, तो किस प्रकार से खुशनसीबी आता ही। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुकुर की हवेली के तमाम मर्द, तमाम मतलब सभी मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। ये तो होता ही है, जब बारात चली जाती है तो पीछे से मंगल कामना करते हुए औरतें गीत गाती है, यानी रात्रि को जग कर मालूम इस तरह से मालूम गीत गाती है शादी वाले। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर, मतलब कब उसने सबकी नजर बचाकर यानी चोरी छुप के हवेली में घुसा। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर। नामी मतलब प्रसिद्ध था, सेंध लगाना मतलब दीवार में छेद बनाना, मतलब कब उसने दीवार में जैसे छेद बनाकर उसमें घुस गया। किसी को खबर नहीं हुई, पर चोर था बदकिस्मत, यानी यहाँ पर चोर की किस्मत साथ नहीं थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी की सोई हुई थी, यानी जो माँ जी थी उसी में सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। तो चोर ने सोचा कि इस कमरे में कोई नहीं होगा, क्योंकि सारी औरतें इस कमरे में उधर है, तो इसमें कोई नहीं आएगा, ये बंद ही होगा। तो चोर बेचारा तमाम जुराफे दिमाग में बिठाकर, मतलब हर प्रकार से सोच विचार करके, यानी कि उसने एक तरह से एक तरह नक्शा बिठाना। तो यहाँ पर जुग्राफिया कहते हैं बच्चों, यानी राफिया यानी जिस तरह ग्राफिया होता है ना, जुग्राफिया मतलब एक अच्छी स्थिति का नक्शा तैयार करना। तो उसने भी एक अच्छी प्रकार से ग्राफ, तो आप जानते हो तो ग्राफ के अंदर भी तो आप नक्शा ही तो बनाते हो। तो उस नक्शे की यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से चोर ने अच्छी तरह से उस मकान के अंदर अपने हिसाब से कि यहाँ पर अगर मैंने अगर सेंध लगाऊंगा दीवार में जगह छेद बनाऊंगा तो मैं अंदर से जाकर चोरी कर लूंगा। तो इस तरह से वो इतना सब कुछ करके उस कमरे में घुसा, लेकिन वहां पर तो बिठलाकर उतरा ही था कि क्या पता इतनी बड़ी बूढ़ी जो पुरखिन जगह बदल लेगी। यानी उसको कहाँ पता था कि जो इसके अंदर जो बूढ़ी औरत है वो इस तरह से यहाँ घुस कर आकर बैठी मिलेगी तेरे को। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, यानी बुढ़ापे की नींद तो अलग ही होती है, उनको आँख नहीं होती, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है रात्रि को, और कम सुनाई भी देने लगता है। तो चोर के दबे पाँव की आड़ से ही उसकी खुल गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब तो बुढ़ापे की नींद ठहरी। तो यहाँ पर एक तो ये भी होता है कि अगर सुनाई कम देता है, अगर दिखाई कम देता है, लेकिन जो नींद होती है ना वो भी कम आती है, यानी बड़े बुजुर्गों को रात्रि को नींद भी बहुत कम आती है। तो यहाँ पर उनके जो चोर के जो बिल्कुल वो बड़े आराम से दबे पाँव आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आहट उसको माँ जी को सुनाई दी। माँ जी ने कहा कौन, इम्तिहान से पूछा। माँ जी को कहाँ पता था कि वो चोर है, यानी कि उसको नहीं पता था, लेकिन इम्तिहान से पूछा, बड़े आराम से पूछा, उनको तसल्ली से पूछा कि भाई आप कौन हो। जी मैं चोर युगों से चला रहा। तो चोर ने कहा मैं युगों से चोरी करता आ रहा हूँ, वही हूँ मैं। पारंपरिक असंगत जवाब दिया, मतलब ऐसा कोई नहीं कहता, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, लेकिन वहाँ उसने इस तरह से पारंपरिक ज्ञान जो पीछे चला रहा उसने जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा, यानी कि भाई चोर कहाँ का चोर है, तू मुझे पहले पानी पिला, क्योंकि माँ को भी तो माँ जी को प्यास भी लगी थी। तो जी मैं, यानी वह प्रश्न करते हैं कि भाई मैं चोर हूँ, मैं कैसे पानी पिलाऊँ, मैं तो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, और मैं चोरी करने के इरादे से दबे पाऊँ। आपने देख लिया, आप भी मुझे लगता है पहचान नहीं रही कि मैं चोर हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ, घर का कोई सदस्य हूँ, लेकिन मैं तो एक चोर हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ। चोर झिझक कर रह गया, वह भी झिझका, उसमें भी एक शंका सी महसूस हुई, ये क्या कह रही है औरत। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो, तरीके से छानियो। उसने कहा भी जा लोटा ले जा, कुआं पास में है उसमें धोकर पानी भर के ला, तो कपड़ा कसकर बांधना जिससे कि पानी छना होना चाहिए, बिना ना छना पानी मत लेके आ जाना। चोर घबरा गया, चोर भी घबरा गया कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई देख लेगा,
अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। उसने भी देखा भाई चोर तो कपड़ा बांध कर आते हैं ना मुंह पर, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसने अंधेरे में कैसे देख लिया कि कपड़ा भाई मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है। लेकिन उसने तो अपने तरीके से कहा माजिद ने, लेकिन वो अपने तरीके से समझ रहा था। भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ, इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा वो। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट चोर सच कह गया। अब चोर भी घबरा गया था और धर्म संकट में भी पड़ गया कि क्या करूं। अब माँ जी देखो, एक चोर, मैं कह रहा हूँ भाई चोर हूँ, वो भी फिर भी कह रही है कि कोई बात नहीं चोर है तो पहले मुझे पानी पिला। अब धर्म संकट में भी आ गया कि माँ देखो चोर, तो इसने ना शोर मचाया, मैं उसने कोई डांटा डपटा मुझे और सीधा पानी पिलाने की कह रही है। तीसरा चोर भी शक पका गया, घबरा गया और धर्म संकट में भी आ गया। बच्चों आगे हम पेज नंबर पे चलते हैं 19 के नंबर। काफ़ी बड़ा पेज है ये, मालूम लेसन है बच्चों, काफ़ी लंबा लेसन है तो मतलब जल्दी से करते हैं इसको। चल तो आगे पेज नंबर हम चलते हैं आगे। पेज नंबर 19 पे देखो बच्चों। हुआ करे, माजी ने कहा होता है क्या, चोर है क्या तू, ऐसा नहीं हो सकता। माजी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। उसने कहा भाई मेरा धर्म मत बिगाड़ देना। लोटे के मुँह से कपड़ा न हटाइयो, मतलब जो लोटे के मुँह पर जो कपड़ा बंधा है ना वो मत खोल लेना। हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। पहले हाथ अच्छी तरह धो लेना और फिर तुम उसी जो कपड़ा बंधा हुआ है उसी से अच्छी तरह छान कर मुझे पानी पिलाओ लाकर। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। तो इस तरह से फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या आप इस तरह से जो मैं एक चोर हूँ और चोर के हाथ से पानी पी लोगी। कहा न रगड़ कर भी धो लीजो। अब नाच गाने में लगे हैं वे सब, तो बाकी सब तो नाच गाने में लगे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच गाने रहे, किसी को कुछ भी हौज नहीं। और तेरे और भगवान की सिवा कौन रहा है जो पिलाएगा। अब उसने कहा भाई तू चोर है चाहे कोई है, अब तू ही पानी पिला सकता है, नहीं तो भगवान पिलाएंगे, फिर मेरे से तो जाया नहीं जाता। तो इस तरह से जो माजी ईश्वर से कहती है भगवान वहाँ वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर तो कुछ ऐसा हक बकाया। अब वो भी इस तरह से घबरा गया कि या तो भगवान भाई इसके पास है और या मैं हूँ, इस तरह कैसे कह रही है ये बुढ़िया। वह लोटा लेकर चल दिया पूरी एहतियात के साथ, यानी मतलब पूरी सावधानी के साथ वो पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। अब जैसे ही वो चोर था वो पानी लोटा भरकर जैसे माँ जी को देने लगा तो पीछे से जो पहरेदार था घर का उसने उसको देख लिया। वो चोर चुपे धीरे से आकर उसको धर दबोच लिया, यानी उसको पकड़ लिया जोर से, जैसे ही उन्होंने पानी मल दिया। वो सोच रहा था पता नहीं ये माँ जी पे क्या करने वाला है चोर, कोई चोट नहीं पहुंचा दे उनको। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। यानी कि उस चोर को देखने के बाद वो पहरेदार उसके बिल्कुल पीछे पीछे मालूम आ रहा था दबे पांव, और चोर माजी के पास पहुंचकर उनको पानी पिला चुका था और वो खुद भी माजिन का तुम भी पी ले बचा हुआ पानी। तो एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बैठे हुए। अब यहाँ पर जो बुढ़िया थी वो इतनी समझदार थी, उसको भी ये महसूस हो चुका था कि ये एक चोर है, क्यों ना इस चोर को सुधारा जाए। तो यहाँ पर उस औरत ने देखो यहाँ पर उसे अपना बेटा मान लिया, उस चोर को बेटा बना लिया पानी पिलाकर कि भैया तूने मुझे अपनी माँ मानकर पानी पिलाया है, एक बेटे की तरह मेरी सेवा की है, तो लो भैया अब हम एक ही लोटे से दोनों ने पानी पी लिया और अब हम माँ बैठे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर ले चाहे खेती, यानी उसका कि या तो बेटा तो ईमान का काम कर ले, और ईमान का काम यहाँ पर देखो दोस्तों खेती माना है यहाँ पर, यानी जो माजी थी उसने भी खेती को माना है कि किसान बन जा या तो तू चोर बन जा, भाई चोरी कर ले जाकर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मैं बेटा मान चुकी हूँ, अब मैं तुझे यही राय दूंगी या तो तू चोरी कर ले और या मान खेती कर ले जाकर किसान बन जा। तो बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। तो सोचो बच्चों, जब इस प्रकार से जब कोई एक माँ बनकर इस तरह से अपने बेटों को अगर शिक्षा देती है तो वो बेटा अपनी माँ की बात कैसे टाल सकता है। यानी इस तरह से वो अब चोर इस तरह से हो गया कि वो उसके अब कुछ नहीं बचा था। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अब इस तरह का रोमांचक यानी एक से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक इस तरह से एक रोमांचक, यानी हर
बार वो जब वो काम करता तो रोमांच यानी कि उसको डर लगा रहता कि कोई ऐसा ना हो जाए मैं पकड़ा ना जाऊँ, कोई मुझे मारपीट ना दे, ये नहीं कर दे, पुलिस ने पकड़ ले, जेल में डलवा दे। इस तरह से उसके मन में शंका रहती थी। अब वो चोर इस तरह से माँ की बात मानकर वो अब चोर नहीं रह गया था। वह काम वो ऐसा रोमांचक भरा काम धंधा छोड़कर खेती में खेती में लग गया, किसान बन गया, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। यानी इस प्रकार से लेखिका कह रही है कि इस तरह से उनकी खानदानी ऐसी विरासत थी, यानी खानदानी ही ऐसी मान लो उनकी ऐसी थी कि अब वो भला मानुस चोर था, वो भी एक किसान बन चुका था। तो यहाँ पर कह रहे दो संख्या दो जिद्दी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी, एक तरफ माजी और दूसरे तरफ लड़की होने पर न कोई हीन भावना में मन नहीं उपजी, यानी किसी के मन में हीन भावना भी नहीं उपजी। और यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रही है कि किस प्रकार से तो उस तरह से उसको यहाँ पे कह रही है कि वो जो उनके बीच में कैसे फंस गई थी, हीन भावना भी उनके मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश के आजादी को लेकर नाहक रोमानी हो रहे थे। नाहक मतलब ऐसे ही उनको रोमानी बच्चों यहाँ पर कहेंगे कि जो मान लो संवेदना से पूर्ण हो या जो भाव से पूर्ण हो, यानी ऐसी भाव और नाहक कहते हैं ऐसी बेकार की बात, यानी जो फालतू की बात हो उनके लिए क्या है कि नानी के चलते देश के आजादी को लेकर जो फालतू में जो ऐसे इसी प्रकार के जो हीन भावना से या जो हमारे अंदर ऐसी भावना संवेदनापूर्ण जो भावना पैदा होती हैं इस प्रकार की हो रही थी, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो बच्चों आगे हम पेज नंबर 20 पर चलते हैं। आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं बच्चों। किस प्रकार से हम आगे चोर को सुधारने के बाद कह रही है कि नानी जो दादी थी हमारी किस प्रकार से हमारे परिवार के अंदर इस तरह से करती है। आज पेज नंबर 20 पे देखो बच्चों। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, आज़ादी मिली, तो उस समय कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी। यानी यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रही है कि उस समय मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस आज़ादी के अंदर अपनी खुशी मनाने के लायक नहीं थी, मैं बीमार थी उस समय। उन दिनों टाइफाइड खांसा जानलेवा रोग माना जाता था। यानी बच्चों आजकल जो एक नॉर्मल बुखार होता है वो उस समय भी बड़ा खतरनाक था, जानलेवा होता था। इसलिए मेरे तमाम प्रॉब्लम होने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत मतलब जश्न यानी खुशी मनाने के लिए शिरकत मतलब शामिल करने की इजाज़त नहीं दी उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे। यानी उस समय जो सत्ताधारी थे जो अंग्रेज थे उनसे भी जो वो उसके अंदर शामिल थे, आंदोलन में शामिल थे, चुप्पी साध गए, यानी वो भी नहीं बोले डॉक्टर के सामने, तो वो भी चुप हो गए। यानी उन्होंने कुछ नहीं कहा, न डॉक्टर को कहा न मुझे कुछ कहा। मैं बदस्तूर होती रोती चिल्लाती रही। तो बदस्तूर बच्चों किसे कहते हैं? तो बदस्तूर कहते हैं यानी इस प्रकार की जो मान लो यहाँ पर कह सकते हैं हम बदस्तूर कहेंगे बच्चों एक तरह से मान लो परेशान होती भी जब तुम रोती चलाती रह गई, यानी कि मैं दुर्भाग्य से भी कह सकते हैं, बदस्तूर मतलब दुर्भाग्य भी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि दुर्भाग्य से मैं इस तरह से रोती चलाती रह गई, यानी मेरे वहाँ पर बस से नहीं चल पाया कोई भी। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? तो यानी यहाँ पर एक जिस तरह से एक इकलौती अगर गुड़िया हो अगर रोता चिल्लाता हो तो क्या वो टूटेगा नहीं? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर की तरक समझती। अब न तो मैं उस डॉक्टर की तरक को समझ पा रही थी और न मैं इतनी छोटी भी थी कि मैं गुड़िया के लिए रोऊं। अगर कोई गुड़िया मान लो जिसकी इकलौती गुड़िया अगर टूट जाए तो रोया न हो, पर मैं इतनी भी रो भी नहीं सकती थी। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स
क्राम जो उपन्यास पकड़ा गए। अब उन्होंने जो उपन्यास पढ़ते थे तो वो मुझे इस तरह से देंगे कि बेटा तुम इस उपन्यास को पढ़ो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों मानसिक रोग यानी मानसिकता, यानी किताबी जिसे हम किताबी कीड़ा भी कह सकते हैं कि मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा मानो शौक था, मानसिक रोग था, या कह सकते हैं किताबी कीड़ा थी मैं। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, मतलब सब जा चुके हैं, केवल एक को छोड़कर, यानी जब एक किताब को छोड़कर सब चले गए तो पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत यानी इतनी फुर्सत या अवकाश नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। मतलब मैं किताब में इतना खो चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स क्राम जो मुझे देने में क्या तुक थी तब मेरी समझ में नहीं आया, यानी कि पिता ने मुझे वो किताब मेरे हाथ में क्यों थमा दी थी मुझे नहीं पता था। मुझे यही लगा कि मेरे पिता मुझे बहला रहे हैं जैसे वो किताब देकर, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए। मतलब इस तरह से वो आपस में घुल मिल गए कि मैं उनको बार बार पढ़ती रही उनको, यानी हर बार मैं उस किताब को आगे से आगे पढ़ती जा रही थी। वो इस तरह से मानो घुल मिल, इस गड़मड़ को कहते हैं घुल मिल जाना के रूप में कहते हैं, यानी कि सब कुछ मिल जाना। तो इस तरह से मैं उसमें इतनी खो चुकी थी कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं इसको क्या क्या पढ़ चुकी हूँ, कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, सब मैं उस बुक के अंदर या किताब के अंदर खोती गई। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, मतलब समझ में आना कह सकते हैं बच्चों। पल्ले पढ़ना मतलब समझ में आना या मिलना, उससे कुछ मिलना। तो इस तरह यहाँ पर मानेंगे कि समझ में नहीं, उसको इतनी बार माने भाई बार में पल्ले पढ़ना है कितना समझ, बाद में कितना, बाद में कहना मुश्किल, मतलब भाई पहली बार मुझे कितना समझ में आया और उसके बाद में कितना समझ में आया कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास साथ कह सकती हूँ कि जो उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, यानी बच्चों पर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है ये उससे संबंधित था बच्चों उसमें। तो मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था, यानी कि मैं उस कथा जो पढ़ती जा रही थी वो मेरे सारा कंठस्थ यानी मुझे याद होता जा रहा था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और एक लेखन का महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, कालीन कहते हैं बच्चों चटाई होती है, और जादू यानी मैजिक, यानी मैजिक की एक इस तरह चटाई जो मेरा नाटक नहीं 3 किलो की छोरी, छोरी यानी जो बच्ची के लिए कहा जाता है बच्चों, जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब कहते हैं लकड़ी का गुलाब, और उपन्यास की कई अंश जो मैंने उस बुक के अंदर पढ़ी थी बच्चों। यानी इस तरह से वो लेखिका कह रही कि मैं उस पुस्तक में इतना सब कुछ वो कहानी मैंने पढ़ी थी, एक शिक्षक कहानी थी और किस तरह से घुल मिल गई कुछ पता नहीं रहा। तो बच्चों आज हम अध्ययन यहाँ तक करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ जो आपको नहीं समझ में आए हों तो आप मैसेज कर या कॉल कर पूछ सकते हैं बच्चों। तो आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। जय हिंद।